नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी दिल दहला देने वाली घटना पर बात करेंगे जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। मध्य प्रदेश के बरगी डैम की उस भयावह नाव दुर्घटना की बात, जहां एक हंसते खेलते परिवार की खुशियां हमेशा के लिए डूब गईं। आइए एक बचे हुए शख्स के नजरिए से देखते हैं कि आखिर ऐसी क्या गलतियां हुईं जिनकी इतनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। 30 अप्रैल 2026, एक बेहद आम, शांत और खूबसूरत दिन। दिल्ली की रहने वाली 39 साल की मरीना मैसी अपनी बहन ट्रीजा को एक वीडियो कॉल करती हैं। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान, बालों को उड़ाती हुई ठंडी हवाएं। वो कहती हैं, देखो ये कितना सुंदर है, डैम को देखो, पानी को देखो। ये एक आम, खुशहाल परिवार की छुट्टियों का एक बेहद प्यारा आखिरी दृश्य था। लेकिन क्या किसी ने सोचा था कि ये शांति कितनी धोखेबाज थी? सिर्फ 37 मिनट। जी हां, सिर्फ 37 मिनट में सब कुछ खत्म हो गया। शाम 5:30 बजे लोग बिना लाइफ जैकेट के खुशी से वीडियो कॉल पर थे और ठीक 6:07 पर एक आखिरी घबराहट भरी कॉल आती है। उसमें सिर्फ चीखें थीं, हमें बचाओ, हमें बचाओ, और फिर फोन कट गया। एक जश्न का मौका इतनी तेजी से एक मौत के कुएं में कैसे बदल गया? इस दर्द को पूरी तरह से समझने के लिए हमें इस त्रासदी को प्रदीप वर्मा की आंखों से देखना होगा। प्रदीप और उनका परिवार एक गृह प्रवेश समारोह के बाद खुशी खुशी घूमने निकला था। जब नाव डूबने लगी, प्रदीप ने अपनों को बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। वो अपनी किशोर बेटी को तो बचा लाए, लेकिन उनकी पत्नी मरीना, 4 साल का नन्हा बेटा त्रिशान और सास मधु उन्हें हमेशा के लिए छोड़ गए। दिल्ली वापस तो लौटे प्रदीप, लेकिन पूरी तरह से टूटकर अकेले। आइए समय के इस पहिए को थोड़ा पीछे घुमाकर देखते हैं कि आखिर उस शाम हुआ क्या था। 5:16 पर नाव किनारे से निकलती है, सब कुछ नॉर्मल। लेकिन 6 बजते बजते अचानक 74 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक भयंकर तूफान शुरू हो जाता है। 6:05 पर किनारे से लोग चीख चीख कर चेतावनी देते हैं, पर उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। ठीक 6:07 पर मरीना की वो आखिरी कॉल आती है और 6:13 पर नाव पूरी तरह उलट जाती है। प्रदीप और उनके परिवार के पास सोचने तक का वक्त नहीं था। यहां समझने वाली बात यह है कि नर्मदा क्वीन नाम की इस नाव को सिर्फ मौसम ने नहीं डुबाया। जब तेज हवाएं और ऊंची लहरें नाव से बुरी तरह टकराने लगीं, तो अंदर डर का माहौल बन गया। घबराए हुए यात्री ऊपरी डेक की तरफ भागने लगे। अचानक हुई इस भगदड़ ने नाव का बैलेंस, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, पूरी तरह से बिगाड़ दिया और नाव पलट गई। यात्रियों के पैनिक ने उस हालत को और भी ज्यादा जानलेवा बना दिया। प्रदीप वर्मा ने जो देखा, वो सुनकर किसी का भी दिल छलनी हो जाए। वो बताते हैं कि जब नाव में तेजी से पानी भरने लगा, तो उन्होंने ताला तोड़कर लाइफ जैकेट्स निकाली। एक बेहद डेस्परेट स्ट्रगल। आखिरी बार जब उन्होंने मरीना को देखा, तो वो नन्हे त्रिशान को जैकेट पहनाने की कोशिश कर रही थीं। और तभी नाव पलट गई। मरीना ने अपने बच्चे को अपनी ही जैकेट के अंदर छिपाकर कस के गले लगा लिया। लोअर डेक के उस अंधेरे में क्या गुजरी होगी उन पर, इसका हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं। इस भयावह हादसे के करीब 18 घंटे बाद आगरा से आई विशेष गोताखोरों की टीम ने अपना रेस्क्यू मिशन शुरू किया। इन अनुभवी पेशेवरों के लिए भी ये बिल्कुल आसान नहीं था। उन्हें 20 फुट गहरे और गंदे पानी में नाव के नुकीले लोहे के सरिये और बेहद तंग जगहों के बीच से रास्ता बनाना पड़ा। लेकिन जब वो वहां पहुंचे, तो जो मंजर उन्होंने देखा, उसने इन मजबूत से मजबूत रेस्क्यूअर्स को भी रुला दिया। अनघोटाखोरों की सबसे दर्दनाक खोज ने सबको झकझोर कर रख दिया। एक रेस्क्यूअर ने आके बताया कि उस मां ने अपने बच्चे को इतनी मजबूती से पकड़ा हुआ था कि उन्हें अलग करना लगभग नामुमकिन हो रहा था। ये एक मां का आखिरी कभी ना टूटने वाला आलिंगन था। मौत आने के बाद भी उसने अपने बच्चे को नहीं छोड़ा था। जब इस पूरी घटना का फोरेंसिक विश्लेषण हुआ, तो एक और बेहद बेबसी भरी सच्चाई सामने आई। जब उस तंग कैबिन में तेजी से पानी भरने लगा था, तो मरीना ने अपने बेटे को बचाने के लिए एक ही लाइफ जैकेट के अंदर अपनी छाती से लगा लिया। वो शायद उस पानी में अपने बच्चे के सांस लेने के लिए एक छोटा सा एयर पॉकेट बनाने की आखिरी कोशिश कर रही थी। उन्होंने आखिरी सांस तक अपने बच्चे को बचाने की जद्दोजहद की। अब इन सारी बातों को जानने के बाद दिमाग में एक बेहद गंभीर सवाल उठता है। एक साधारण और खुशहाल पारिवारिक आउटिंग एक ऐसी मौत के कुएं में कैसे बदल गई जिसे बिल्कुल आसानी से रोका जा सकता था? इसका जवाब पाने के लिए हमें इस नाव की सारी ऑपरेशनल प्रोसीजर्स, यानी चलाने के तरीकों और सुरक्षा नियमों की गहरी पड़ताल करनी होगी। सिस्टम की लापरवाही का लेवल देखिए, ये सच में हैरान करने वाला है। लाइफ जैकेट्स जिनकी सबसे पहले जरूरत होती है, वो लोअर डेक में ताले में बंद थे।
मौसम विभाग ने साफ साफ येलो अलर्ट दिया था, जिसे पूरी तरह अनदेखा कर दिया गया। नाव पर बच्चों के हिसाब से कोई सेफ्टी गियर था ही नहीं, और सबसे हद की बात, क्रू ने उस इमरजेंसी में पैसेंजर्स को उनके हाल पर छोड़ दिया। तो मुद्दा मौसम का नहीं था, ये पूरी तरह से जानलेवा मानवीय भूलों का नतीजा था। प्रदीप जैसे लोग जो इस हादसे में जिंदा बचे, उनके बयान इस बात की पक्की गवाह हैं कि समुद्री सुरक्षा नियमों की धज्जियां उड़ाई गईं। बोर्डिंग के वक्त किसी को एक भी लाइफ जैकेट नहीं दी गई। जब तक पानी अंदर नहीं घुसा, जैकेट्स उस तालेबंद अलमारी में ही रहीं। और सोचिए, जब आखिरकार जैकेट्स निकाली गईं तो उस मारामारी ने पैनिक को किस हद तक बढ़ा दिया होगा। और सबसे गुस्से वाली बात तो ये है कि नाव चलाने वाले ने किनारे पर खड़े गांव वालों की चेतावनियों को जानबूझकर अनदेखा किया, जो उन्हें लगातार वापस लौटने का इशारा कर रहे थे। कानून और नियम बिल्कुल साफ हैं। यात्रा शुरू होने से पहले लाइफ जैकेट पहनना जरूरी है और मौसम खराब होने पर नाव का किनारे पर रहना अनिवार्य है। लेकिन रियलिटी कुछ और ही थी। एक 20 साल पुरानी नाव को एक तूफान की चेतावनी के बावजूद पानी में उतार दिया गया, वो भी तब जब बचाव का सारा सामान कैबिनेट में लॉक था। ये एक अचानक हुआ हादसा नहीं था, ये सिलसिलेवार तरीके से लिए गए लापरवाह फैसलों का नतीजा था, जिसकी भारी कीमत मासूम लोगों ने अपनी जान देकर चुकाई। आइए एक नज़र डालते हैं इन गलतियों की चेन पर। यह बिल्कुल साफ है कि हादसा रोकने के कई मौके थे। पहला, डीजल नावों को रोकने के क्लियर कोर्ट ऑर्डर को इग्नोर करना। दूसरा, ऑफिशियल येलो वेदर अलर्ट को नकार देना। तीसरा, लोकल्स के चीखने चिल्लाने के बाद भी नाव को जानबूझकर किनारे से दूर ले जाना। और आखिर में लाइफ जैकेट्स तब बांटना जब पानी सर के ऊपर आ चुका था। सच तो यह है कि क्रू ने हादसे को टालने का हर एक मौका अपने हाथों से गंवा दिया। अब जब सब कुछ खत्म हो चुका था तो स्टेट और सेंट्रल अथॉरिटीज तुरंत हरकत में आए और फाइनेंशियल कॉम्पनसेशन का ऐलान किया। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से 4 लाख रुपए और प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड से मृतकों के लिए 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए दिए गए। लेकिन हम सब जानते हैं कि इस आर्थिक मदद से प्रदीप जैसे लोगों की जिंदगी का खालीपन कभी नहीं भर सकता, जिन्होंने अपना सब कुछ खो दिया। जवाबदेही तय करने में वक्त नहीं लगाया गया। प्रशासन ने तेजी से कदम उठाए और संचालन में इस घोर लापरवाही के चलते क्रूज पायलट, हेल्पर और टिकट इंचार्ज की सेवाएं तुरंत खत्म कर दी गईं। साथ ही स्थानीय बोट क्लब मैनेजर को भी सस्पेंड कर दिया गया। कोशिश ये थी कि जो लोग सीधे तौर पर जिम्मेदार थे, उन्हें उनके पदों से तुरंत हटाया जा सके। पर आगे क्या? ऐसा भयावह हादसा दोबारा कभी ना हो, इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी कुछ नए और बेहद सख्त नियम बना रही है। जैसे बोर्डिंग से पहले लाइफ जैकेट पहनना पूरी तरह से अनिवार्य करना, एक ऐसा सॉफ्टवेयर लाना जो मौसम खराब होने पर ऑटोमेटिकली टिकट्स की बिक्री रोक दे, रियल टाइम डिजिटल पैसेंजर डेटा मेंटेन करना और टूरिस्ट डैम्स पर हाई स्पीड रेस्क्यू इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना। इन कदमों का मेन मकसद यही है कि सेफ्टी चेक्स अब इंसानी मर्जी पर निर्भर ना रहें। इन सारे आंकड़ों, नियमों और विश्लेषण के बीच हमें उस भारी मानवीय कीमत को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। 9 जाने, 9 जिंदगियां जो बिल्कुल बेवजह चली गईं। इन 9 लोगों के जाने से दिल्ली, तमिलनाडु और जबलपुर के ना जाने कितने परिवार ऐसे उजड़े हैं जिन्हें समेटने में उम्र निकल जाएगी। और सबसे दुख की बात, ये जानें आराम से बचाई जा सकती थी अगर बेसिक और साधारण से सेफ्टी नियमों का पालन किया गया होता। आज जब नर्मदा क्वीन का मलबा किनारे पर बिखरा पड़ा है, तो अपने पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ गया है। क्या एक माँ के उस आखिरी आलिंगन की वो दर्दनाक तस्वीर सच में हमारे सिस्टम को जगाएगी और ठोस सुरक्षा नियम लागू करवाएगी? या फिर टूरिज्म में हमारी ऑपरेशनल कन्वीनियंस यानी व्यावसायिक सुविधा इंसानी जान से ज्यादा कीमती बनी रहेगी? इस अहम सवाल के साथ हम इस विश्लेषण को यहीं रोकते हैं। उम्मीद है ये जानकारी हमें भविष्य के हादसों के खिलाफ ज्यादा सतर्क बनाएगी।